जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। और हमेशा की तरह आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के आए हैं। आज का ये विषय काफी खास है क्योंकि आज हम आपकी कुछ ऐसी भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश करेंगे जो आमतौर पर कमेंट सेक्शन में हम पढ़ते रहते हैं। दोस्तों, जब भी हम फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, खासकर ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर और तेजस मार्क 2 की, और हम इनके संभावित स्पेसिफिकेशंस को मौजूदा समय के फाइटर एयरक्राफ्ट से जब हम कंपेयर करते हैं, तो आप में से बहुत सारे व्यूवर्स का ये मानना है कि हम इनकी स्पीड को इग्नोर कर देते हैं। चाहे अगर हम बात करें ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की, और जब हमने इसको राफेल एम से कंपेयर किया था तो कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की स्पीड कभी भी राफेल के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि टेडबीएफ की जो स्पीड अनुमानित है वो मार्क 1.6 होगी, जबकि राफेल एम की मौजूदा जो रफ्तार है वो मार्क 1.8 है। तो कैसे हम ये कह सकते हैं कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर राफेल से अच्छा है? वाकई आप लोग ये मानते हैं कि किसी भी एयरक्राफ्ट की मेन कैपेबिलिटी उसकी रफ्तार होती है? तो आइए आज आपकी हम ये भ्रांति दूर करते हैं, और आज से एयरक्राफ्ट को जज करने का आपका नजरिया निसंदेह बदलने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं कि किसी भी एयरक्राफ्ट की असली कैपेबिलिटी को जानने के लिए हमें उसमें क्या क्या चीज देखनी होती है। कैसे हम कह सकते हैं कि कोई एयरक्राफ्ट पावरफुल है कि नहीं। दोस्तों, फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाने का पर्पस आपको समझना चाहिए। कभी भी फाइटर एयरक्राफ्ट इस पर्पस से नहीं बनाए जाते कि उनसे रेसिंग करवाई जाए। क्या आपने कभी सुना कि भारत ने अपने SU-30 MKI और राफेल की रेसिंग करवाई हो? उसके आधार पर यह तय किया गया हो कि राफेल अच्छा है कि सुखोई 30 MKI? जी नहीं। हाँ, हम ये नहीं कहते कि मैक्सिमम स्पीड किसी भी एयरक्राफ्ट का एक अहम क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन इसी क्राइटेरिया को सबसे इम्पोर्टेंट मान लेना ये भी सही नहीं है, क्योंकि एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी को जज करने के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। जैसे उस एयरक्राफ्ट का इंस्टेंटेनियस टर्न रेट क्या है, सस्टेन टर्न रेट क्या है, उस एयरक्राफ्ट का एंगल ऑफ अटैक क्या है, इसके अलावा उसकी विंग लोडिंग क्या है, उस एयरक्राफ्ट की स्टॉल स्पीड, उसकी कॉम्बैट रेंज, उस एयरक्राफ्ट की जैमिंग कैपेबिलिटी, सेंसर इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी, रेडार कैपेबिलिटी, कौन कौन से हथियार वो लेके उड़ सकता है, किस लिमिट तक वो जी लिमिट को पुल कर सकता है, 9G, 8G या उससे भी कम, और इसके अलावा उसकी सर्विस सीलिंग क्या है, उस एयरक्राफ्ट का थ्रस्ट टू वेट रेशियो क्या है, उसका रेडार क्रॉस सेक्शन क्या है, वो एयरक्राफ्ट का रेट ऑफ क्लाइंब क्या है, और इसके अलावा उसकी सर्विसबिलिटी, उसकी मेंटेनेबिलिटी, उसकी ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी, ऑपरेटिंग कॉस्ट, और इसके अलावा उसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया के अंतर्गत आती हैं। और अगर एयरक्राफ्ट कंपेयर किया जाए तो फिर इन्हीं क्राइटेरिया को ध्यान में रख करके करना चाहिए। आपको एक चीज़ हम बता दें, लोगों के मन में एक मिथ है, और ये मिथ बनाने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है हॉलीवुड की पिक्चर्स को, जो कि आमतौर पर फाइटर एयरक्राफ्ट में किसी भी मूवी में आप देख लीजिए हॉलीवुड की, उसमें आपको आफ्टर बर्नर हर एयरक्राफ्ट का चालू मिलेगा। यानी हॉलीवुड की पिक्चर्स में हर एयरक्राफ्ट आपको आफ्टर बर्नर का यूज करता मिलेगा। क्या वाकई प्रैक्टिकल लाइफ में आपको लगता है कि एयरक्राफ्ट आफ्टर बर्नर्स का ही इस्तेमाल करते हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत रेयरली ऐसा देखा गया है कि कोई एयरक्राफ्ट मार्क 2 या उससे ऊपर की उड़ान भरता हो, क्योंकि ऐसा करने पर जो फ्यूल है वो बहुत जल्दी जल्दी इस्तेमाल होता है। आफ्टर बर्नर्स का इस्तेमाल काफ़ी लंबे समय तक किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि उससे डैमेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सुपरसोनिक इस्तेमाल, फ्लाइट का इस्तेमाल जो फाइटर पायलट हैं वो कब करते हैं? दो ही स्थिति में ऐसा हो सकता है, या तो एनिमी एयर स्पेस से खुद को जल्दी निकालना हो, या फिर किसी एनिमी फाइटर को चेज करना हो, या और भी कुछ ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिनके कारण वो बहुत ही मजबूरी पे आफ्टर बर्नर्स का इस्तेमाल करते हैं। अन्यथा कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट आपको जल्दी आफ्टर बर्नर्स का इस्तेमाल करता नहीं दिखेगा। आफ्टर बर्नर किस लेवल तक खतरनाक हो सकते हैं, इसका अंदाजा आप इसी लगा सकते हैं कि F-35 को लेकर के यूएस नेवी ने साफ साफ एक चेतावनी में कहा था अपने पायलट्स को कि जब बहुत ज़रूरत हो तभी आप आफ्टर बर्नर्स का इस्तेमाल करेंगे, वो भी 2 मिनट से ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे स्टेल्थ कोटिंग के उखड़ने का भी खतरा उनका बढ़ जाता है। अब यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या बिना आफ्टर बर्नर के एयरक्राफ्ट सुपरसोनिक फ्लाइट अटेन नहीं कर सकते? तो जी हाँ, इसमें मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट सुपर क्रूज कैपेबिलिटी के साथ नहीं आते उनके लिए बिना आफ्टर बर्नर सुपरसोनिक स्पीड को गेन कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन बात करें अगर हम अपने ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की, तो हमने आपको पूर्व में भी बताया था कि जो हमारा टेड बीएफ है ये सुपर क्रूज करने की कैपेबिलिटी के साथ आएगा, यानी ये मार्क 1.3 की स्पीड में सुपर क्रूज भी कर सकेगा, जिसका मतलब ये है कि ये राफेल से कई मायने में अच्छा है।
और पेपर वर्क की बात करें तो पेपर वर्क के हिसाब से तो फिलहाल ये काफ़ी मौजूदा समय में अच्छा दिख रहा है। लेकिन सच कहें तो जब तक एयरक्राफ्ट बन के तैयार नहीं हो जाता, हम सही सही उसके बारे में कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्योंकि ना तो इन एयरक्राफ्ट का कभी सामना हुआ है और ना भविष्य में होने की संभावना है, क्योंकि भारत ही राफेल इस्तेमाल करता है और भारत के पास ही ये जहाज़ होंगे। तो सही मायने में किसी भी एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी परखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसकी एक्चुअल कॉम्बैट, जो अभी तक उसका एक्सपीरियंस रहा है कॉम्बैट में, उस हिसाब से हम उसकी गणना करें। और ये काफ़ी कर पाना आज के समय में मुश्किल है, क्योंकि आज के समय में जो डॉग फाइट्स हैं वो काफ़ी रेयर हैं।